ठीक है, बराबर दिख रहा है इधर तो कुछ नहीं, इधर खड़ा हूँ दिख रहा हूँ क्या, एक देखो इसमें पहले, ठीक है, ओके। सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आज का हमारा लेक्चर है साइकोलॉजी सब्जेक्ट हमारा। आज हम देखने वाले इंट्रोडक्शन देन डेफिनेशन देखेंगे, आफ्टर दैट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी एंड नेचर ऑफ द साइकोलॉजी। साइकोलॉजी हमारा क्या नेचर है, किस किस फील्ड में हम वर्क कर सकते हैं उस स्कोप में, और इम्पोर्टेंस ऑफ नर्सिंग, नर्सिंग हमारी साइकोलॉजी का क्या इम्पोर्टेंस है उसके बारे में देखेंगे, नर्सिंग में क्या इसका रेलिवेंस, राइट। चलिए, तो फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। कल भी थोड़ा सा हमने बताया था, आज हम उतना ओरिजिन नहीं देखेंगे, सिर्फ इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद फिर हम आगे फर्दर देखने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन देखा जाए तो ह्यूमन बिहेवियर, हम इसमें ह्यूमन के बिहेवियर के ऊपर स्टडी करते हैं, जैसा कि कल बताया था। तो नर्स क्या एक ऐसा होती है, एक साथ ही साथ अपने को खुद को जान करके मेरे वीकनेस क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है ना, मेरे अंदर क्या अच्छाई है, क्या मेरे वीक पॉइंट है, और जो वीक पॉइंट है उन पे काम करके उनको वो स्ट्रेंथ में बनाना। तो अपने आप को पहले तो हम अपने आप को जानेंगे तो भी हम किसी और को समझ पाएंगे। पहले अपनी पर्सनालिटी को खुद को समझना जरूरी है, राइट। तो अपने आप को समझने के बाद फिर नर्स एक ऐसी होती है जो आसपास उनके सराउंडिंग में पीपल्स होते हैं, लोग होते हैं, लोगों से मिलना जुलना, कांटेक्ट करना। अब आपको यदि अच्छे से समझ नहीं आ रहा था पेशेंट के रिलेटिव को या अटेंडेंट को, आप प्रॉपर तरीके से नहीं समझ पाओगे, या आपके अदर हेल्थ वर्कर उनके साथ आप प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाओगे। तो नर्सिंग का स्कूल कम्युनिटी में हो गया, हमारी फैमिली में हो गया, तो लोगों को किस तरीके से सर्व करना है, कैसे उनको साइकोलॉजी को समझना है, ये सब चीजों के लिए हम नर्सिंग में हमारी साइकोलॉजी का इंपॉर्टेंट होता है। और हमारी डेली लाइफ में जो भी हमारी एक्टिविटीज हो रही है, जैसे कि मैंने कल भी बताया था कि एक ही सिचुएशन पर हम कैसा रिएक्ट कर रहे हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट पर्सन रहते हैं, वो अलग अलग रिएक्ट करते हैं। किसी का बिहेवियर अलग होगा उसी सिचुएशन पे, किसी का अलग होगा, है ना, उनका रिस्पॉन्स और रिएक्शन अलग होगा। कोई जल्दी से क्रोधित हो जाएगा, जल्दी से गुस्सा हो जाएगा, कोई नॉर्मल वहां पर स्वभाव होगा। जैसे मॉन्क रहते हैं, साधु रहते हैं, उनको आप गाली भी दे दो, उनको कुछ भी बोलो, वो मुस्कुराते रहते हैं, है ना। और उसी की जगह आप किसी और को बोल दो तो वो लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाए, मारने पीटने लगे एक दूसरे को। तो ऐसा होता है जनरली। तो हम उसमें पर्सनालिटी का हमारा बिहेवियर हो गया, कॉग्निटिव थ्योरी हो गया, किस तरीके से हमारा बिहेवियर अफेक्ट करता है, मेंटल प्रोसेस हमारी क्या है, ये सारी चीजें हम इसमें समझने वाले हैं। तो फर्स्ट तो हमको खुद को समझना है एक नर्स को, उसके बाद फिर हम पेशेंट को उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग हमको जज करना है, राइट। तो कई बार हम ऐसे कोई मेडिसिन दे रहे होते हैं, नॉर्मल हमारा पेशेंट आ गया और बता रहा है कि मुझे ये नहीं हो रहा है या कोई चीज मुझे हो रहा है, तो हम वहां पर एनालाइज कर सकते हैं कि एक्चुअल में इसको प्रॉब्लम है या नहीं है ना। तो वो सारी चीजें जानने के लिए हम इसका करते हैं। फिर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और ले लेते हैं हमारा। As a human being, our curiosity drive us to know the reason behind various event happening around us। इसमें वो बताया कि हमारे आसपास जो वेरियस इवेंट हो रहे हैं, हमारे अंदर एक जिज्ञासा होती है, क्यूरियोसिटी होती है, उसको जानने के कि यार ये चीज ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है लोगों के अंदर, ऐसा मतलब आप और अदर फील्ड में आप रिसर्च कर रहे हो तो वो एक साइंस है। जैसे कि एग्जांपल भाई ये फैन रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, तो ये किस पे कर रहा है ना, हमारे दिमाग में ऐसा आना चाहिए। अब ये लाइट जल रहा है तो क्यों जल रहा है, एसी का कूलिंग कर रहा है तो ये क्यों कर रहा है। तो ये चीजें हमारे दिमाग में आएंगी, क्यूरियोसिटी होगी, जिज्ञासा होगी, तो हम ऑटोमेटिक गूगल पे जाएंगे, वो चीजें सर्च करेंगे या टीचर से पूछेंगे। अब हमारे दिमाग में कुछ आएगा ही नहीं तो हम कैसे पूछेंगे। आज हम फोन का यूज तो करते हैं पर अदर चीजों के लिए ज्यादा करते हैं। बाकी गूगल एक सर्च इंजन है, चैट जीपीटी आ गया, अभी AI आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो जितना ज्यादा हमारे पास फैसिलिटी आ रही है उतना ज्यादा हम और उनका क्या बोलना चाहिए, उसका डिसएडवांटेज ले रहे हैं, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, है ना। तो इसी के लिए हम उसको, हमारे दिमाग में आएगा कि भाई ये मोबाइल कैसे काम करता है, राइट। तो फिर हम क्या करेंगे, सर्च करेंगे उस चीज को, पर दिमाग में कुछ क्वेश्चन ही नहीं आया तो सर्च ही नहीं करते। तो जो साइंटिस्ट लोग रहते हैं सर्च करते हैं, उनके दिमाग में चलता रहता है। जैसे अभी न्यूटन का लॉ था, उसने पेड़ के नीचे बैठा था, पेड़ से एप्पल गिरा तो न्यूटन का अपना लॉ दे दिया उसने। अब कोई आम व्यक्ति रहता था, एप्पल उठाता खाता, चलो अच्छा भाई एप्पल मिल गया, और उधर से निकल जाता, है ना। तो एक सोचते रहते हैं वो लोग कि भाई क्या हो सकता है। तो ऐसे हमको भी सोचना चाहिए। फिर आता है हमारा whenever we meet somebody or see someone doing something, we immediately try to understand as to why this person is doing this kind of activity। हम किसी भी पर्सन को देखते हैं, एक एबनॉर्मल है और एक एबनॉर्मल है, तो हम उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि यार ये ऐसी एक्टिविटी क्यों कर रहा है। कोई ज्यादा गुस्से में बात कर रहा है, कोई नॉर्मल बात कर रहा है, कोई पोलाइट है, हो सकता है उसके साथ पहले कुछ इवेंट रहा हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम एक एग्जाम्पल है, जैसे बिल्ली रास्ता काटती है
तो हम हमारे अंदर का एक बिलीफ बन जाता है कि भाई बिल्ली के रास्ता काटने से कुछ दुर्घटना होती है, कुछ बुरा होता है ना। सुना होगा गांव में, कौन कौन गांव से आसपास फिर भी सुना होगा कि भाई बिल्ली के ये कहीं ना कहीं भाई बिल्ली के रास्ता काटने से कुछ दुर्घटना होती है। तो हम रास्ते से जा रहे हैं, बिल्ली ने रास्ता काट जाते तो हम क्या करते हैं, रोक देते हैं। तो ये क्या कि हमारे पहले से हमारे अंदर थॉट पैटर्न बन गया, हमारे दिमाग में वो चीज डाली गई, हमारा थॉट पैटर्न बन गया, बिलीफ सिस्टम बन गया कि लिमिटिंग बिलीफ बन गया। ऐसे ही कुछ और रहते हैं, जैसे भाई जैसे मैं हूँ या मेरे अलावा कोई और है, तो एक हमारे अंदर सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ क्रिएट हो जाता है कि यार मैं तो काला हूँ, मैं तो पतला हूँ, मेरी आवाज अच्छी नहीं है, मैं कैसे बोल पाऊंगा, मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ। तो हो सकता है कि हम वो चीजें नहीं कर पाए, पर उसी जगह एक हम पॉजिटिव बिलीफ हमारे अंदर बनाए कि नहीं मैं कर सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, मैं अच्छा हूँ, मेरी स्पीच अच्छी है, और वट एवर जो भी हो एक्सेप्ट करके फिर हमारी जो वीकनेस हम उनको स्ट्रेंथ में बदल सकते हैं, है ना। तो एक सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ हमारे अंदर बन जाता है। उसके बाद आता है हमारा सिमिलरली वी ऑफन ट्राई टू अंडरस्टैंड आवर ओन एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर इन डिफरेंट सिचुएशन। हाँ, अब क्या होता है, कई बार हम अपने एक्सपीरियंस से भी हम कुछ चीजें जज करने लगते हैं कि भाई सामने वाला ऐसा है। कई बार क्या कहते हैं, वो एक हमारे इधर एक मुहावरा है कि भाई जो मतलब हाँ, चाय का जला, चाय में यदि हमारा मुंह जल गया, हम गर्म कुछ चीज पी रहे हो तो भाई वो छाछ जो दही आता है उसको भी फूंक फूंक करके पीता है, जबकि जो हमारा छाछ आता है, दही मक्खन आता है, वो कैसे ठंडा होता है। तो एक बार चाय में हमारे मुंह में जल गया तो हमको, ऐसा एक कहावत है, तो वो क्या करते हैं, हमारे एक सेल्फ बिहेवियर बन गया, हमको लगता है कि यार सामने वाला ऐसा हो सकता है, जबकि सामने वाला अपनी जगह सही है, पर हम अपने बिहेवियर से उसको जज कर लेते हैं कि नहीं यार ये बुरा है, ये ऐसा है। जब हम उसके पास जाते नहीं है, उससे बातचीत नहीं करते हैं और पहले हम जज कर लेते हैं कि ये बंदा बुरा है, तो हमारा किसी पार्टिकुलर व्यक्ति को लेकर के भी एक बिलीफ बन जाता है कभी कभी। इसके क्लासरूम में हो गया, ऑफिस में हो गया, हमारे वर्किंग प्लेस पर हो गया, यार ये सर तो बहुत खड़ूस है ना, या ये मैडम तो बहुत खराब है, मेरा बॉस तो बहुत खराब है। पर आपने कभी उसके पास जाके उससे बैठ करके कभी उसके साथ बात नहीं की, उसको समझने की कोशिश नहीं की, पर अपने मन में एक बिलीफ बना लिया कि ये बंदा खराब है ना। उसके बाद आता है फिर द नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी हेल्प द हेल्थ केयर प्रोफेशनल टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन एंड रिएक्ट अकॉर्डिंगली। हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए जो भी सिचुएशन है उसको समझने के लिए, समझने के बाद फिर उस तरीके से हमको रिएक्ट करने के लिए ये हमारा साइकोलॉजी हेल्प करता है। कई बार क्या होता है, हमको इमीडिएट एक्शन लेना पड़ता है, कैजुअलिटी इमरजेंसी रूम में आईसीयू में पेशेंट है, डू और डाई की कंडीशन में हमको 1-2 मिनट का टाइम है, सेकंड का टाइम है, तो हमको फटाक से डिसीजन लेना पड़ता है कि हमको क्या करना सही है, क्या करना नहीं है, क्योंकि यू आर ए नर्स, यू आर डॉक्टर, तो आपकी एक गलत चॉइस की वजह से पेशेंट की जान भी जा सकती है, और एक यदि आप सही डिसीजन ले रहे हो तो पेशेंट आपका बच भी सकता है। तो आपका डिसीजन मेकिंग एबिलिटी वहां पर होना चाहिए कि मुझे कौन सा मेडिसिन देना है, कौन सा प्रोसीजर करना है, क्या नहीं करना है। तो ये सारी चीजें भी आपके अंदर होना चाहिए, आप पेशेंट को समझ करके। ओरिजिन हमने कल देख लिया था। फिर हमारी साइकोलॉजी वो किस किस सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या टॉपिक के ऊपर डील करती है, मेंटल प्रोसेस के ऊपर फर्स्ट वन हमारा है। फर्स्ट हमारा मेंटल प्रोसेस पर देयर एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर, सेकंड है थर्ड वन हमारा देयर कॉन्कोमिनेंट कॉन्कोमिटेंट टू फिजियोलॉजिकल प्रोसेस।
एनिमल बिहेवियर, ह्यूमन माइंड, नॉर्मल बिहेवियर एंड एबनॉर्मल बिहेवियर। लाइन लिख देता हूं इसको, नॉर्मल बिहेवियर एंड एबनॉर्मल बिहेवियर। 6.1 है हमारे यहाँ पर। Peculiar traits and objective product of collective behavior and objective product of collective बिहेवियर। ठीक है, ये सब लेसन में हम यहाँ पर साइकोलॉजी में डील करते हैं मेंटल प्रोसेस के बारे में। हमारी मेंटल प्रोसेस क्या है, देयर एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर, उनका हमारा क्या एक्सपीरियंस है, क्या हमारा बिहेवियर है। उसके बाद आता है हमारा देयर कॉन्कोमिनेंट टू द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, उनका हमारा फिजियोलॉजिकल प्रोसेस पर क्या अफेक्ट पड़ता है उसके बारे में। आ रहा है समझ इतना? कोई क्वेश्चन? अभी तक जितना बताया इतना समझ आया? एक मिनट, मतलब इसका हिंदी में क्या, कॉन्कोमिनेंट मतलब सहगामी, मतलब इसके रहते हुए, सहगामी बोल सकते हैं इसको, इसके रहते हुए हमारी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस पे क्या अफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है, हमारी जो मेंटल प्रोसेस है, हमारा माइंड है, उसका हमारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस पे क्या अफेक्ट पड़ सकता है। हिंदी दूसरा वर्ड इसको क्या बोल सकते हैं हम, इसका प्लूरल एडजेक्टिव, एक मिनट, साइनोनिमस क्या हो सकता है इसका? हिंदी में इसको सहगामी बोलते हैं। सहगामी मतलब इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं उसको, समथिंग साइनोनिमस,
को ऑक्यूरेंस बोल सकते हैं आप उसको, अनदर साइनोनिमस उसका, और एकॉम्पिमेंट है ना, मतलब कि कोक्यूरेंस मतलब इसके होने की वजह से हमारी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, मेंटल प्रोसेस की होने की वजह से, उसके ऑक्यूर होने की वजह से हमारे फिजियोलॉजिकल की जो प्रोसेस उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, माइंड का हमारे बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, नॉर्मल दूसरा हेडिंग में लिख सकते हो कि माइंड की वजह से बॉडी पर हमारा क्या इफेक्ट पड़ता है। फिर देयर एक्सपीरियंस और स्टिमुलाई, स्टिमुलाई मतलब हमारे मन में किसी भी चीज को देख करके कुछ ऑब्जेक्ट आना, विचार आना, है ना, जैसे कि ये पेन है तो अभी पेन को देख करके आपके माइंड में आएगा, अब इसकी बोलेंगे भाई डेफिनेशन दो, तो सब अपना अपना एक अलग अलग डेफिनेशन देंगे। या किसी और अदर चीज को, जैसे हम कोई खाने के लिए होटल पे जा रहे हैं तो उस चीज को देखकर हमारा कौन सा खाना सेलेक्ट करना है, क्या हमारे मन में स्टिमुलाई आ रहा है, वो सारी चीज आती है स्टिमुलाई के अंदर। फिर आता है हमारा एनिमल बिहेवियर एंड एनिमल बिहेवियर के बारे में भी हम स्टडी करते हैं, नॉट ओनली ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, ह्यूमन माइंड, नॉर्मल बिहेवियर और एबनॉर्मल बिहेवियर के बारे में। हाँ, फिर आता है हमारा नेक्स्ट, द पेक्यूलियर ट्रेट्स एंड ऑब्जेक्टिव प्रोडक्ट ऑफ द कलेक्टिव बिहेवियर। ठीक है, मतलब इसका मीनिंग होता है हमारे अलग, मतलब अलग कुछ अजीब सा विचित्र सा बिहेव करना, राइट। तो द पेक्यूलियर ट्रेट एंड ऑब्जेक्टिव प्रोडक्ट ऑफ द कलेक्टिव बिहेवियर, हमारा जो बिहेवियर है अलग से, कुछ पेशेंट हमारा साइकेट्रिक पेशेंट, उसको कुछ साइकेट्रिक डिसीज है तो उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है, एबनॉर्मल उसका बिहेवियर हो रहा है, तो उसके बारे में भी हम इसमें स्टडी करते हैं। इसका आगे फर्दर डिवाइड होता है मास्टर जब हम करते हैं, तो इसका हमारा सेकेंड ईयर में आपके में होगा शायद, तो आपका साइकेट्रिक सब्जेक्ट आता है, उसमें आपकी जो मेंटल डिसीज है, एबनॉर्मल डिसीज है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। अभी फर्स्ट ईयर में बेसिक ही है, इसके बारे में हम समझते हैं कैसे हमारा बिहेवियर और माइंड काम करता है। आए इतना समझ? पेक्यूलर मतलब कुछ अजीब सी बिहेव करना, अजीब सा विचित्र बिहेव करना, ये आता है हमारा पेक्यूलर ट्रेट। ट्रेट मतलब उसकी पर्सनालिटी ना, किस तरीके का हमारा पर्सनालिटी है। हो गया इतना? तो अभी हम इसको आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसका यदि इवेल्युएशन हम ब्रीफ में देखें तो सबसे पहले क्या है, कैपिटल लिख देता हूं। फर्स्ट इन्होंने जो साइंस में इसको क्या बताया था, स्टडी ऑफ द सोल, उसका स्टडी ऑफ माइंड। स्टडी ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस। फिर नेक्स्ट आया हमारा स्टडी ऑफ बिहेवियर। हो गया फर्स्ट वन जो हमारा
साइकोलॉजी को सब्जेक्ट इन्होंने बताया था स्टडी ऑफ द सोल, हमारी आत्मा के ऊपर स्टडी करना है। इन्होंने बताया कि आपको यदि ह्यूमन के बिहेवियर को समझना है, ह्यूमन को समझना है, तो आपको आत्मा के ऊपर स्टडी करना होगा। इसको भी रिजेक्ट किया। इसके बाद फिर दूसरे साइंटिस्ट ने इनका इवैल्यूएशन दिया कि स्टडी ऑफ द माइंड, आपको माइंड के ऊपर स्टडी करना है। पर माइंड भी एब्स्ट्रैक्ट नहीं है। हमने बताया था कि साइंस किसको मानता है, जिसको हम प्रैक्टिकल कर सकें, जिस चीज को हम सर्टिफाई कर सकें, अप्रूव कर सकें। तो माइंड भी हमारा फिजिकल लेवल पर कोई प्रेजेंट नहीं होता है, ना किसी को देखता है, ना वो विजुअल लेवल पर, तो इसको भी हटा दिया। फिर स्टडी ऑफ बिहेवियर आया। बिहेवियर जो हमारा ऐसे तो नहीं दिखता है, पर हमारा पर्सन के अंदर हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कौन से पर्सन का कैसा बिहेवियर है, कौन सी सिचुएशन में किस तरीके से वो बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो फिर इसको हमने अप्रूव कर दिया गया, ये वाला हमारा साइंस का 1912 में हमने कल देखा था। मैंने जो डेफिनेशन भेजा था पीपीटी में, उसमें से आपको 2 डेफिनेशन करना है, कोई भी जो आपको सूटेबल हो, जो आपको अच्छी लगे। तो एग्जाम में आता है तो एनी 2 डेफिनेशन लिखना है विद ऑथर का नाम और विद ईयर, कौन सी ईयर में उन्होंने दिया है। जैसे कि हमारा विलियम जेम्स ने दिया था साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ मेंटल प्रोसेस, in his view psychology may be defined in term of conscious state। इनके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या बताया, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ मेंटल प्रोसेस, साइकोलॉजी हमारा मेंटल प्रोसेस का एक साइंस है। और नेक्स्ट इन्होंने बताया कि टर्म ऑफ कॉन्शियस स्टेट, इन्होंने अलग दूसरा ये बताया कि कॉन्शियस स्टेट है। और सेकंड सेंटेंस में इन्होंने बताया कि ये हमारा साइंस है मेंटल प्रोसेस का, राइट। फिर इनके बाद नेक्स्ट हमारे आए जेम्स सली, इन्होंने बताया साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ इनर वर्ल्ड as distinguished from physical science which study फिजिकल फिनोमेना। इन्होंने तो और अलग ही डेफिनेशन दे दी अपने, भाई ये फिजिकल साइंस है। ठीक है, फिजिकल साइंस विच स्टडी फिजिकल फिनोमेना, जो कि हम फिजिकल साइंस है। और हमारा जो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन एक मेथड होती है, इनर वर्ल्ड मतलब अपना खुद का एक इनर वर्ल्ड है और एक फिजिकल फिनोमेना है। इनका डेफिनेशन तो टोटली हटके था। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं हमारे साइकोलॉजी इज द साइंस विच स्टडी द इंटरनल एक्सपीरियंस। ये हमारे थे विलियम वुंट, इन्होंने बताया 1892 में साइकोलॉजी ऐसे साइंस विच स्टडी द इंटरनल एक्सपीरियंस, हमारे जो इंटरनल एक्सपीरियंस हो रहे हैं उनके बारे में अध्ययन करना, उनके बारे में स्टडी करना। ठीक है, तो ये अलग अलग साइंटिस्ट ने अपना अपना डेफिनेशन दिया है, ये तो आपको याद करना पड़ेगा। डेफिनेशन जैसा है वैसा आपको इसमें कुछ अपन अलग से मिक्स नहीं कर सकते। बाकी का कुछ चीजें जो आप खुद से लिख सकते हो, पर डेफिनेशन तो आपको वैसा का वैसा लिखना होता है याद करके, उसको आपको मतलब रटना पड़ेगा। तो बाकी चीजें समझने की उनको हम समझ लेते हैं। फिर आ जाता है हमारा साइकोलॉजी का ब्रांच। तो इसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम में 2 पार्ट में डिवाइड किया हमारा, एक तो प्योर साइकोलॉजी और एक एप्लाइड साइकोलॉजी। इसको हटा देते हैं, अभी थोड़ा सा स्पेस लगेगा। साइकोलॉजी को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, उसको पूरा लिख लेना। प्योर साइकोलॉजी मतलब भी जो हमारा थ्योरी है वो एकदम एक्यूरेट है, उसमें हम कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हैं। उसका थ्योरी है वो हमको अध्ययन करना पड़ेगा, वो हमको स्टडी करना पड़ेगा। अप्लाइड साइकोलॉजी में वो साइकोलॉजी आती है जिसका हम प्रैक्टिकल लैब में या हम ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर अप्लाइड करके हम उसे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो हम दोनों के बीच में देख लेंगे कौन कौन सी साइकोलॉजी हमारी आ रही है। इसके अंदर फिर हमारी आ जाती है एबनॉर्मल साइकोलॉजी, फर्स्ट हमारी प्योर साइकोलॉजी के अंदर। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, इसके अंदर भी इसको फर्दर डिवाइड किया, चाइल्ड साइकोलॉजी, एडोलसेंट साइकोलॉजी और एडल्ट साइकोलॉजी। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके जीएन में, उसको रहने दो, इतना ही लिख के चलो। फिर एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी थर्ड है।
फिर जनरल साइकोलॉजी, जियो साइकोलॉजी, जियो सिम वाला जियो नहीं है, जियो साइकोलॉजी, पैरासाइकोलॉजी या पारासाइकोलॉजी, पैरा साइकोलॉजी। नेक्स्ट हमारा फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, अब देख लेते हैं अप्लाइड साइकोलॉजी में। क्लिनिकल साइकोलॉजी, नेक्स्ट एजुकेशनल साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, लीगल साइकोलॉजी, नेक्स्ट है मिलिट्री साइकोलॉजी, आर्मी मिलिट्री, पॉलिटिकल साइकोलॉजी, नेक्स्ट है पॉलिटिकल साइकोलॉजी। ये आती है हमारी ब्रांच के अंदर, प्यूर में कौन सी है और अप्लाइड में कौन सी है। इसके बाद देखेंगे नेचर ऑफ साइकोलॉजी। मोबाइल लेकर के आते हो सब, ठीक, लिख लिया। फर्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर हमारी प्योर साइकोलॉजी के अंदर है एबनॉर्मल साइकोलॉजी। जैसा कि आपको वर्ड से क्लियर, एबनॉर्मल मतलब नॉर्मल से हटके अलग जो एक्टिविटी है वो हमारी एबनॉर्मल। इट इज द ब्रांच ऑफ अंडर प्योर साइकोलॉजी, इट स्टडी द बिहेवियर ऑफ एबनॉर्मल पीपल एंड abnormal peoples and it also study mental disorder, their causes and suggest treatment, right। abnormal psychology में हम क्या करते हैं, ये हमारी प्योर साइकोलॉजी की एक ब्रांच है, उसमें हम स्टडी करते हैं हमारी जो ह्यूमन बीइंग है उनके एबनॉर्मल बिहेवियर के बारे में, और जो भी मेंटल डिसऑर्डर है उनके बारे में हम स्टडी करते हैं, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं, और साथ ही साथ इनका कॉजेस और ट्रीटमेंट क्या है, मेंटल उसको डिसऑर्डर हुआ है तो उसका क्या कारण है और उसका क्या थेरेपीज हो सकती है, क्या इसका ट्रीटमेंट हो सकता है, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। आया समझ। एक बार और बताता हूँ, जो हमारा एबनॉर्मल साइकोलॉजी है, फर्स्ट में तो आपको ये लिखना है कि भाई एबनॉर्मल साइकोलॉजी द ब्रांच ऑफ प्योर साइकोलॉजी, ये हमारी प्योर साइकोलॉजी की ब्रांच है इन विच वी आर स्टडी एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग, एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ पीपल एंड देयर कॉजेस एंड देयर ट्रीटमेंट। इतना भी लिख दोगे तो आ जाएगा। एग्जाम आपको इंग्लिश में ही लिखना है, तो जिसका थोड़ा इंग्लिश वीक हो तो प्रैक्टिस कर लो अभी से, हाँ, क्योंकि मराठी वहाँ पर एक तो कनाडा का जो लैंग्वेज है वो लिखना पड़ेगा आपको, या फिर हिंदी वो इंग्लिश, तो वो लैंग्वेज तो आपको आता नहीं है तो इंग्लिश ही आपको लिखना होगा। उसके बाद आता है हमारा डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। इसका आगे समझ में
एबनॉर्मल बिहेवियर के बारे में, जो मेंटल डिसऑर्डर है, जो साइकेट्रिक डिसीज है, मतलब पागल जो मरीज होते हैं, नॉर्मल वर्ड में पागल, उनके ऊपर अध्ययन करना, स्टडी करना, उनका क्या कारण है, उनका क्या ट्रीटमेंट है, उसके बारे में स्टडी करना, उन पर ट्रीटमेंट सजेस्ट करना। ये आता है हमारा एबनॉर्मल साइकोलॉजी। फिर डेवलपमेंटल साइकोलॉजी नेक्स्ट हमारा, it is the branch of pure psychology. It studies growth and development and behavior of the individual from the birth until his death. Further, it is classified into the 3 types. इसमें क्या होता है, हमारा बर्थ से लेकर के डेथ तक, जब तक हमारा बर्थ होता है उससे लेकर जब हमारा डेथ नहीं हो जाता उसके बीच उसका किस तरीके से बिहेवियर हुआ, एक स्टेज रहता है हमारा एज का। फर्स्ट हमारा चाइल्ड साइकोलॉजी, उसमें एडोलसेंस, एडोलसेंस मतलब स्कूल गोइंग जो बच्चे रहते हैं वो एडोलसेंस में आते हैं। उसके बाद एडल्ट, एडल्ट एज होता है हमारा 18 से 24-25 उसके अबव तक का। चाइल्ड में आते हैं जो हमारे प्री स्कूल गोइंग, जो प्राइमरी स्कूल में हमारे बच्चे होते हैं छोटे 5 क्लास तक के, वो आ जाते हैं चाइल्ड में। उसके बाद स्कूल गोइंग में आ जाते हैं हमारे प्राइमरी से हायर सेकेंडरी तक, वो किसमें आते हैं, एडोलसेंस में। तो इसका एक पूरा ग्रुप है, बाद में डिस्कस करेंगे हम। और एडल्ट और एज्ड में आ जाते हैं हमारे 18 के बाद वाले सब एडल्ट एज में 25-30 तक। उसके बाद फिर एजेड में, तो इनके ऊपर पार्टिकुलर हम स्टडी करते हैं कि कौन सी उसका डेवलपमेंट, मतलब कितनी एज का था तब उसका कैसा बिहेवियर था, किस तरीके से वो बिहेवियर कर रहा है, तो उसकी मेंटल प्रोसेस कैसे कम कर रही थी। जैसे कल मैंने एग्जांपल दिया था कि बच्चे को हम देखते हैं छोटा सा रहता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, तो वो हर चीज को उठा करके देखता है, उसको ऑब्जर्व करता है। कोई भी उसको नई चीज मिल जाएगी उसको मुंह में रखता है। मुंह में क्यों रखता है, क्योंकि जब उनके टेस्ट के जो दांत हो रहे होते हैं, दांत ग्रोथ कर रहे होते हैं और टेस्ट के सेंसरी रिसेप्टर वो ग्रोथ करते हैं, तो वो मुंह में रखता है, उसको कोशिश करता है जानने की क्या है। तो कोई भी नई चीज देखता है तो वो देखता रहता है और उसको ऑब्जर्व करता है, तो वो उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये चल रहा होता है उस समय। तो एबनॉर्मल है तो कैसा और नॉर्मल में कैसा हो रहा है, हम उसमें डिफरेंशिएट करते हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंदर। ठीक है, इसमें एक इतना याद रखने की चीज है आपको कि भाई डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में बर्थ से लेकर के डेथ तक जो भी मेंटल लेवल पर प्रोसेस होती है, उसका बिहेवियर होता है, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। इतना भी याद रखोगे, थोड़ा बहुत सेंटेंस इधर उधर से उठा के इंग्लिश में लिख दोगे, है ना। तो बिल्कुल हमको रटना नहीं है कि जैसा बुक में वैसे ही हमको रटना है। उसके बाद आ जाता है हमारा डेवलपमेंटल हो गया। फिर हमारा एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, जैसे एक्सपेरिमेंटल नाम से ही क्लियर है कि हम इसका प्रैक्टिकल लैब में इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, है ना। तो इट स्टडी द बेस एंड मीन्स ऑफ कैरिंग आउट ऑफ psychological experiment by using scientific method. Experimental psychologists do basic research in effort to discover and understand the fundamental causes of human behavior. इसमें क्या होता है, साइकोलॉजिस्ट जो हमारे होते हैं वो क्या करते हैं, साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट करते हैं। उनका जो एक मेथड होता है, साइंटिफिक मेथड को लेते हैं और वो मेथड से वो कुछ हमारे क्वेश्चन आंसरिंग वगैरह करते हैं, कुछ हमारे और रीजनिंग वगैरह, है ना, एडजेक्टिव वगैरह ऐसे क्वेश्चन करके, और हमारा जो मेंटल स्टेटस है उस पर स्टडी करते हैं, उस पर अध्ययन करते हैं, उनके बिहेवियर के बारे में, पार्टिकुलर उनका फंडामेंटल कॉजेस क्या है बिहेवियर के बारे में, है ना। जैसे कि कल भी मैंने एक एग्जांपल दिया था कि भाई 2 बच्चे हैं, है ना। एक जैसे कि भाई बर्थ से एक ने अच्छे रिच फैमिली से था, अंबानी अडानी के इधर था, एक गरीब था। या एग्जांपल कोई और ले लेते हैं, एक मतलब कोई आतंकवादी गुंडे मवाली के दर का था और एक अच्छा घर से था, स्पिरिचुअल के दर से था, फैमिली से। तो अब दोनों का एक्सचेंज हो गया, उनको बच्चा इधर कर दिया, उनका इधर कर दिया, हॉस्पिटल में उनको पता नहीं चलने दिया। और जब जैसे वो बड़ा होता है 25-30 साल का हो जाता है, तो क्या दोनों का बिहेवियर, और जो हमारा गरीब घर में हुआ था या जो हमारा गुंडे मवाली के इधर हुआ था, उसका बिहेवियर जो एक पोलाइट रहेगा क्या, एक मॉन्क साधु के जैसा रहेगा? नहीं रहेगा ना। क्यों? क्योंकि वो बचपन से उसको वो चीजें, उसका बिलीफ सिस्टम बना, उसका थॉट पैटर्न बना, जैसा उसको एटमॉस्फेयर मिला, जैसे उसको संस्कार मिले, जैसे हैबिट मिली, वो वैसा बढ़ते चला गया। अब जैसे कि आतंकवादी कोई बनता है तो क्या वो बचपन से ही आतंकवादी पैदा होता है क्या, टेररिस्ट पैदा होता है? नहीं, वो उसकी संगति रहती है, उसका
कंपनी रहती है, धीरे धीरे करके वो उस चीज में इंटरेस्ट लेता है और वो चीजें उसके माइंड में डाली जाती हैं। अब जैसे आर्मी में कोई जाता है, आर्मी की साइकोलॉजी इसमें आने वाली है, तो आर्मी में उनको प्रॉपर तरीके से डिसिप्लिन सिखाया जाता है, क्योंकि वो मरने मारने के लिए तैयार रहते हैं, मातृभूमि देश के लिए जान दे देते हैं, पर कभी वापस लौट के नहीं आते। ठीक है, वहां पर जाके वो अपने लिए शहीद हो जाएंगे, आर्मी का जो जवान है, पर कभी पीठ दिखाकर वो वापस भाग के नहीं आएगा, भले ही उसके सामने 50 हो और वो अकेला हो, वो सीने पे गोली खा के अपने लिए शहीद हो जाता है। तो मातृभूमि के लिए उनको पहले से डिसिप्लिन किया जाता है, उनको कमांडो को ट्रेन किया जाता है कि आपका ये ड्यूटी से, आपका ये रोल है, वो उस तरीके से उसको परफॉर्म करते हैं। तो ऐसे ही हमारा माइंड ऊपर होता है। तो मतलब इस बात को कौन कौन मानते हैं कि भाई अभी तक आप जहाँ पर भी हो, जिस जगह पर भी हो, जो आपने पहले जो चीजें सीखी, आपको जो एटमोस्फेयर मिला उसकी वजह से हो और आप अपनी वजह से यहाँ पर हो? कौन कौन मानता है इसको? मानते हो? आप नहीं मानते तीनों? ये इसमें एक्चुअल चीज है। अभी तक हमने प्रीवियस टाइम में, हमारे अर्लियर एंशिएंट टाइम में जो जो चीजें की है, जो जो एक्टिविटी की, उसकी वजह से आज हम यहाँ पर हैं। सही, अब जैसे मैं भाई यहाँ पर हूँ, मैंने ये चीजें सीखी है, नर्सिंग का एजुकेशन किया, कोर्स किया, लर्निंग की, पब्लिक स्पीकिंग सीखा, कम्युनिकेशन स्किल सीखा, इसके लिए आज मैं यहाँ पर हूँ, है ना। या मैं कुछ और, मैं ज्यादा ग्राइंड करता, कुछ और चीजें सीखता, हो सकता है कुछ और बड़ी जगह पर होता। तो कभी भी हमारी जो इनकम है वो हमारी पर्सनालिटी से ज्यादा नहीं होती। अब कई लोगों का कहना होता है कि भाई हम 20,000 रुपए कमा रहे हैं और हमारा जबकि हमको 50 मिलना चाहिए, 80 मिलना चाहिए, 1 लाख मिलना चाहिए, तो भाई नहीं मिल सकता ना यार। पर्सनालिटी हमारी उतनी है भाई, हमारी सिंपल वर्ड में बोले भाई, औकात भी हमारी इतनी 20 मिलेगा, तो 20 से ज्यादा नहीं कमा सकते। यूर जो पर्सनालिटी है, यूर पर्सनालिटी डज नॉट एक्सीड यूर इनकम। तो जितना आपका पर्सनालिटी, उतनी आपको इनकम मिलेगा। सम टाइम कभी कभी ऐसा लकी जंप हो सकता है कि भाई कोई लॉटरी लग गई हो, कुछ हो गया, तो हमको मिल सकता है, पर फिर से यदि हम उसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे वो लेवल पर, तो हम वापस से डाउन आ सकते हैं। तो ये बात निकल गई, तो मैंने इसके टॉपिक पर बता दिया। तो ये क्या होता है, हम जैसे ही हम अपनी वजह से, आज हम जो भी हैं वो सिर्फ हमारी अपनी वजह से हैं, जो भी हमने पहली चीजें सीखी है, जो भी है उसकी वजह से। तो अभी तक तो चलो जो था वो ठीक था, अभी तक हमको साइकोलॉजी के बारे में ये चीजें नहीं पता थी, पर यदि हम आगे और ग्रोथ चाहते हैं, आगे कुछ करना चाहते हैं, तो हमको अपने आप को या हमारी एक्टिविटी को चेंज करना पड़ेगा, तभी हम कर पाएंगे। जो हमारी एक्टिविटी डेवलप होती है वो कैसे होती है, हम कोई भी एक हैबिट पकड़ते हैं और 21 डेज तक उसको रिपीट करते जाते हैं, तो फिर हमारी आदत बन जाती है, हमारी हैबिट बन जाती है ना। थोड़ा सा तुमको वैसा लग रहा होगा, बुरा लग रहा होगा सुनने में, पर जो एक्चुअल बात है वो बता रहा हूँ। क्योंकि हम कोई भी, यदि हम अच्छी चीजों की हैबिट लगाएंगे तो वो हमको अच्छी रहती है, पर यदि हम हैबिट अच्छी चीजों की नहीं लगा रहे, बाय डिफॉल्ट हमको बुरी आदतें लगती जाती है। जैसे एक गाड़ी रहती है, तो गाड़ी को हमको ऊपर जाने के लिए गियर डालना पड़ता है, 1 2 3 4th गियर, पर यदि नीचे आना है वापस बाहर से, तो कोई गियर डालने की जरूरत नहीं है, वैसे ही क्लिच छोड़ो और गाड़ी नीचे आ जाती है, ब्रेक छोड़ो। तो ऐसे ही हमारे साथ भी होता है, यदि हम अच्छी आदत नहीं लगाएंगे तो बाय डिफॉल्ट हमारे साथ बुरी आदतें लग जाती है। तो ये हमारा, जैसा हमारा थॉट पैटर्न होता है, जैसी हमारी हैबिटें होती, फिर हैबिट हमारी पर्सनालिटी को वैसा डेवलप करती है धीरे धीरे, ऐसा हो जाता है इसका। तो ये हमारा खुद से हमारा फिजिकल डेवलपमेंट है, मेंटल, वो इसके ऊपर काम करता है। फिर आ जाता है हमारा नेक्स्ट, एक्सपेरिमेंटल हो गया, फिर जनरल साइकोलॉजी। इट इज द ब्रांच ऑफ प्योर साइकोलॉजी, इट डील विद द फंडामेंटल रूल्स, प्रिंसिपल एंड थ्योरीज ऑफ साइकोलॉजी इन रिलेशन टू द स्टडी ऑफ बिहेवियर नॉर्मल एडल्ट। इसमें हमारा नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का जो बिहेवियर है वो उसका किस तरीके से है, कैसे वो डील करते हैं, उनके फंडामेंटल रूल्स क्या है, क्या क्या थ्योरी है, ये सब के बारे में उसमें हमारा स्टडी होता है, हम उसमें अध्ययन करते हैं। किसमें? हमारे जनरल साइकोलॉजी में। जैसे इसका नाम ही है जनरल साइकोलॉजी, तो जो हमारा या नॉर्मल साइकोलॉजी, जनरल या नॉर्मल, जो नॉर्मल पर्सन है उसका क्या क्या उसके रूल्स हैं, क्या क्या उसका थ्योरीज है, हम उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं इसके बारे में। ठीक है, उसके बाद फिर अगला हमारा आता है जियो साइकोलॉजी। इट इज द ब्रांच ऑफ प्यूर साइकोलॉजी, इट डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द रिलेशन ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट, particularly the weather, climate, soil and with behavior.
हाँ, इसमें हमारा जो ह्यूमन बीइंग का रिलेशन है वो हमारे पार्टिकुलर वेदर के साथ, एनवायरनमेंट के साथ, क्लाइमेट के साथ कैसा है, और पार्टिकुलर वहाँ पे हमारा किस तरीके का बिहेवियर, जैसे मैंने पहले बताया था कि हर जगह का क्लाइमेट अलग अलग होता है, हर जगह का हमारे कल्चर, रीति रिवाज अलग अलग होते हैं, रिचुअल अलग होते हैं, तो वैसा हम वैसा परफॉर्म करते हैं। ऐसे ही हमारा बिहेवियर भी उसके अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। जैसे एक एग्जांपल, कभी आप जैसे न्यू कपड़े पहनते हो तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है, लगता है कि यार मैं ही हीरो ही हूँ। तो किसी शादी पार्टी में जाते हैं तो एक अलग ही लगता है ना। और जिस दिन थोड़े से हम पुराने कपड़े पहन के रहते हैं तो हमारा थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल लो रहता है ना। ये जनरली ऑब्जर्व किया होगा, हम प्रैक्टिकल समझेंगे तो ज्यादा आपको समझ आएगा, है ना। तो ये क्या रहता है, उसी हिसाब से हमारा वो भी डेवलप होता है। तो इसमें हम चेक करते हैं हमारा क्लाइमेट के हिसाब से, सॉइल के हिसाब से हमारा किस तरीके का बिहेवियर है, उसके साथ हमारा कैसा रिलेशन है, राइट। उसके बाद आता है हमारा पैरा साइकोलॉजी। पैरा, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भूल जाते हैं पैरा साइकोलॉजी क्या होता है। तो इसमें क्या रहता है, हमारे टेलीपैथी और रीबर्थ के बारे में स्टडी होते हैं। रीबर्थ कभी मूवी वगैरह में देखा होगा कि उसको पुनर्जन्म की कुछ याद आ जाती, शायद कौन सी मूवी, हाउसफुल में या किसी में बताया है पुनर्जन्म का, है ना। तो उसको पुनर्जन्म की कुछ यादें आ जाती, तो ये क्या आता है हमारे टेलीपैथी में, पैरासाइकोलॉजी के अंदर आता है रिवर्स। और टेलीपैथी मतलब उसके ब्रेन में कुछ ऐसा, अभी ऐसा नॉर्मल सोच रहा है तो उसके आगे कुछ इमेज आएगा, कुछ उसको चलेगा, वो प्रीवियस उसका कुछ ऐसा इवेंट हुआ होगा उसके साथ, तो वही चीज उसको बार बार अपने दिमाग में आएगी। इसमें बोलते हैं किसमें, टेलीपैथी और रिवर्स। आया समझ। तो पैरासाइकोलॉजी हम इसके अंदर स्टडी करते हैं, इसको लिख के रखो, भूल जाते हैं, एग्जाम में आ जाता है तो फिर इसके बारे में हमको याद नहीं रहता। इसमें किसके बारे में डील करते हैं हम, रिवर्स और टेलीपैथी। टेलीपैथी मतलब उसको कोई चीज का इमेज जो है बार बार वो स्क्रिप्ट उसको माइंड में आ रही है, लिख लो, लिख देता हूँ, रिवर्स और टेलीपैथी। रनिंग नोट्स बनाते चलो। रिवर्स नोट्स आपको बनाना हो तो पीपीटी से बना सकते हो, यदि मोबाइल से पढ़ सको तो फिर पीपीटी ठीक है आपके लिए, पर मोबाइल से पढ़ाई होती नहीं है। नोटिफिकेशन आ जाता है फेसबुक व्हाट्सएप का, तो हम पढ़ाई करते करते उसको ओपन कर लेते हैं। क्या है हाईलाइट, रिवर्थ मतलब पुनर्जन्म, टेलीपैथी मतलब कुछ उसको स्क्रिप्ट आना माइंड में, माइंड के सामने कुछ इमेजेस आना। एलाइट प्रॉब्लम का एक बार देख लेता हूँ मैं, इससे रिलेटेड होता है ये भी, एलाइट प्रॉब्लम भी। एक मिनट, हाँ। एलाइट प्रॉब्लम मतलब आप किसी के साथ अपने कमिटमेंट किया कि आप उसके साथ ज्वाइंट करके उसको वर्क करेंगे, आपने एग्रीमेंट कर दिया। जैसे आपका हो गया मैरिज वगैरह हो गया, मैरिज से रिलेटेड डिवोर्स वगैरह हो गया, ये सारी चीजों के बारे में भी हम इसके अंदर देखते हैं पैरा साइकोलॉजी के अंदर, ठीक है। जो हमारे इसके रिलेटेड इशू
रिलेशन से संबंधित, रिलेशनशिप वगैरह में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनके बारे में हम देखते हैं इसमें, एलाइड प्रॉब्लम, टेलीपैथी और रीबर्थ, किसमें देखते हैं हम ये, पैरासाइकोलॉजी के अंदर। उसके बाद आता है हमारा फिजियोलॉजिकल, जैसा कि फिजियोलॉजी वर्ड से क्लियर आपका फिजियोलॉजी, इट डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल बेसिस of behavior of individual. It also study the structure and function of sense organ, nervous system, muscles, gland and its underlying behavior. Right. Physiologically हमारी जो ऑर्गन से, हमारी मसल्स है, सेंसरी ऑर्गन है, उनका किस तरीके से हमारा फंक्शन चल रहा है हम उसके बारे में, उनके स्ट्रक्चर के बारे में, सेंस ऑर्गन के और नर्वस सिस्टम के बारे में हम स्टडी करते हैं। हमारी ह्यूमन माइंड का बॉडी पे क्या हमारे अफेक्ट पड़ रहा है और हमारी बॉडी में कुछ एबनॉर्मलिटीज हो रही तो उसके हमारे थॉट प्रोसेस पे, हमारी मेंटल प्रोसेस पे क्या अफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, जैसे पहले भी बताया था मैंने कि आपको जैसे घर से आप निकले ऑफिस के लिए, अच्छे फ्रेश मूड से निकले, सुबह सुबह उठ के कोई भी फ्रेश मूड में रहता है, ऑफिस गया, ऑफिस में क्या हुआ, बॉस ने उसको डांट दिया कुछ काम वाम की वजह से कि यार तुम तो काम ही नहीं करते हो, सैलरी वैलरी कटेगा, उसको डांट दिया। उसके बाद क्या हुआ, वापस से वो घर पे आया, घर पे आने के बाद अब जैसे ही आए तो बच्चे, छोटे बच्चे रहते, छोटे बच्चे ने कहा पापा पापा टॉफी दो, चॉकलेट दो, तो बच्चे को भी पिटाई कर दी, बोले साइड हो, है ना, तो बच्चे को पिटाई कर दी छोटे बच्चे की। फिर घर पे गया तो वाइफ ने, बीबी ने खाना बनाया, अब खाने में भी खाने का साइड में फेंक दिया कि मुझे नहीं खाना, अच्छा खाना नहीं है, तो दोनों का झगड़ा हो गया। तो ऐसा करके क्या हुआ, उसका जो पहले से अफेक्ट हुआ था उसकी मेंटल प्रोसेस पे वो आगे फर्दर बढ़ते गया। अब छोटा बच्चा भी, छोटा बच्चा क्या करे, तो अब वो तो किसी को मार नहीं सकता, किसी को अपना गुस्सा नहीं उतार सकता, उसने क्या किया, टॉयलेट में गया, ब्रश लिया, माउथ ब्रश करने का और उसको वॉशरूम साफ कर दिया। तो एक स्टोरी है, मतलब उसको मुझसे मतलब ज्यादा ग्रांटेड, तो वो क्या किया इन्होंने, एक साइकिल चलाओ, मेंटल साइकिल, एक जगह से स्टार्ट हुआ तो धीरे धीरे करके आगे बढ़ता गया, फिर दूसरे पर्सन पे आ गया, फिर दूसरे पे आ गया, तो ऐसे करके चलता रहता है। तो हमने क्या किया, आज के समय में हमारा जो बिहेवियर का रिमोट है वो दूसरों के हाथ में दे दिया है, वो कंट्रोल कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। किसी ने थोड़ा सा उल्टा सीधा बोल दिया, हमारे साथ गलत व्यवहार कर दिया, तो हम जल्दी से गुस्सा हो जाते हैं, जल्दी से एंग्री हो जाते हैं। तो हमने क्या किया, आज हमारे फीलिंग्स का, हमारी हैप्पीनेस का रिमोट किसी अदर पर्सन के हाथ में देके रखा है ना, अपने हाथ में नहीं है। तो ऐसा होता है प्रोसेस के अंदर। फिर आ जाता है हमारे यहाँ पर सोशल साइकोलॉजी, इट इज द ब्रांच ऑफ प्योर साइकोलॉजी, इट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल इन रिलेशन टू द सोसाइटी। हाँ, अभी इसमें आ जाता है कि हमारा जो इंडिविजुअल, उनका सोसाइटी के साथ कैसा रिलेशन है, कुछ भी हमारा सोशल एक्टिविटी हो रहा है, जैसे अभी नवदुर्गा आए थे तो हमारा माता जी का आरती पूजन वगैरह होता है, और कुछ भी इवेंट वगैरह हो रहे हैं, तो वो उसमें कितना पार्टिकुलर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, है ना, ये सब के बारे में हम अध्ययन करते हैं। अब जैसे कोई लोनली है, कोई अकेला रह रहा है ना, एलोन है, तो वो अकेले अपने रूम में ही रह रहा है, रूम से बाहर नहीं जाता, जो थोड़ा मेंटली वो होते हैं, है ना, तो वो रूम में ही रह रहे हैं, ना सोशल एक्टिविटी में कुछ वर्क कर रहे हैं, ना किसी के साथ रिलेशन रखना, ना बातचीत करना, ना फ्रेंड फैमिली के साथ। तो उसमें हम एक समझ सकते हैं कि यार भाई इसको कोई डिप्रेशन में है, कोई एंजाइटी है, कोई प्रॉब्लम है इसको, तो हमको समझ आ जाता है ना, थोड़ा सा हम ऑब्जर्व कर लेते हैं, तो इसमें हम वो उसका सोसाइटी में क्या रोल है, सोशल लेवल पर वो पार्टिसिपेट कर रहा है, नहीं कर रहा है, लोगों के साथ कैसा उसका कनेक्शन है, कैसा रिलेशन है, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। ठीक है, 1 बज गए, टाइम भी हो गया ऑलमोस्ट। अगला हम कल के लेक्चर में देख लेंगे अप्लाइड साइकोलॉजी। अभी ये जो इस तरफ की जो ब्रांचेस हैं ये आती हैं, हम प्रैक्टिकली हम इसको अप्लाइड कर सकते हैं हमारे प्रैक्टिकल में। जैसे क्लिनिकल है तो हम उसे हॉस्पिटल में अप्लाइड कर सकते हैं, एजुकेशन है तो हम उसको एजुकेशन लेवल पर हमारी स्कूल कॉलेज में अप्लाइड कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल मतलब हमारे इंडस्ट्रीज के वर्कर हैं, एम्प्लॉयज हैं, उनका वर्किंग कल्चर कैसा है उसके बारे में, लीगल मतलब जो लीगल में क्या होता है, इससे जो हमारे कोई क्रिमिनल है तो उससे क्वेश्चन पूछते हैं ना, वो तो वो देख करके समझ जाते हैं उसकी बातों से, उसका कॉन्फिडेंस और आई कांटेक्ट और बॉडी पोस्चर, उसका हाव भाव स्वभाव कैसा है ना, तो वो सारी चीजों से, फिजिकल अपीयरेंस किस तरीके से बात कर रहा है, तो पकड़ में आ जाता है कि भाई इसने क्राइम किया है या नहीं किया है, तो उसमें इसका यूजेस होता है। उसका आता है हमारा मिलिट्री साइकोलॉजी, मिलिट्री मतलब कैसी स्ट्रेटजीज बनाना है, किस तरीके से हमको लड़ाई करना है दूसरी कंट्री के साथ युद्ध के टाइम पर।
फाइट के टाइम पॉलिटिकल, सबसे ज्यादा पॉलिटिकली साइकोलॉजी का यूज करते हैं। वो देखा होगा जिस क्षेत्र में भी जाते हैं पहले क्या करते हैं, वहां का अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं कि भाई यहाँ पर कौन से पहले से कोई राजा रानी या कोई अच्छा पुरुष इधर से निकला है ना, कोई महान पुरुष निकला है। जैसे यहाँ पर आएंगे वो किसका, इधर स्वामी समर्थ का है, या हमारे छत्रपति शिवाजी है तो उनके बारे में बताएंगे, थोड़ा सा और इधर का स्टडी करेंगे, और सबसे पहले जाके अच्छा अच्छा वहाँ का तारीफ करेंगे, भले वहाँ के लोग कैसे भी हो, एरिया कुछ भी हो। सबसे पहले बदलापुर में आएंगे तो बदलापुर का तारीफ करेंगे कि यार बदलापुर बहुत अच्छा गाँव है, यहाँ की जनता बहुत अच्छी है, मैंने और भी जगह भाषण दिया पर इतनी अच्छे लोग मेरे को कहीं देखने को नहीं मिले। या यहाँ से कोई एक महापुरुष निकला हुआ तो उसके बारे में बताएगा कि यार आप उस जगह की धरती से हो जहाँ पर छत्रपति शिवाजी जैसे महाराज हुए, महाराणा प्रताप जैसे हुए। तो एक पॉलिटिकल वो यूज करते हैं हमारी साइकोलॉजी के साथ कन्विंस करने का, ताकि हम उन लोगों को वोट दे सकें। ठीक है, तो इसके बारे में और आगे समझेंगे कि किस तरीके से वो यूज करते हैं। सबसे ज्यादा जो गलत इसका यूज होता है वो पॉलिटिक्स में ही होता है। कहीं ना कहीं आज देखो दो नेता है हमारे पास, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एक हमारे राहुल गांधी, है ना। मैं मतलब किसी पार्टी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, निष्पक्ष ऐसे बात कर रहा हूँ जनरली। तो नरेंद्र मोदी आज लोकप्रिय नेता क्यों है, पब्लिकली क्यों क्यों क्योंकि उनका कहीं ना कहीं स्पीच अच्छा है, उनका बोलने का, भाषण देने का तरीका अच्छा है। पर राहुल गांधी का नहीं है। राहुल गांधी कहीं भी कुछ भी बोलता है, भले ही वो फॉरेन से पढ़ के आया, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से और हैम्ब्रिज से और ऑक्सफोर्ड से, कहीं से पढ़ के आया हो, पर हमारा मेन जो लैंग्वेज है वो मदर टंग कौन सा, हिंदी है, तो वो लोगों के साथ कनेक्ट नहीं कर पाता है ना। तो मोदी जी क्या करते हैं, जिस जगह पे जाएंगे वहां वैसा कपड़ा पहन लेते हैं। कोई साउथ तरफ जाएंगे तो वो धोती कुर्ता क्या आता है, लुंगी वगैरह वो पहन लेंगे, इधर आएंगे तो अलग पहन लेंगे, स्पिरिचुअल जगह पे जाएंगे अलग कपड़ा पहन लेंगे, और उसी की तरीके की वो बात करते हैं पर्टिकुलरली। तो इसके लिए वो ज्यादा फेमस हो जाते हैं। और जो राहुल गांधी है कुछ बोलता है कुछ करता है, तो इसके लिए कहीं ना कहीं इसका भी हमारा कम्युनिकेशन का और इसका रोल होता है। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में कल से आगे का सीखते हैं। ठीक है, थैंक यू।